एक बर्तन है जिसका आयतन V है। इसमें अणुओं, गैस के अणुओं की कुल संख्या n है। एक परमाणु का द्रव्यमान m है। चूंकि अणु सतत गतिशील रहते हैं, आपस में भी टकराते रहते हैं, बर्तन की दीवारों से भी टकराते रहते हैं, इसीलिए बर्तन की दीवारों से टकराने के कारण ही इनके संवेग में परिवर्तन होता है। आदर्श गैस के अणुओं की टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है। जिस वेग से टकराते हैं उसी वेग से वापस हट जाते हैं। संवेग में परिवर्तन होता है। संवेग परिवर्तन की दर के बराबर दीवार पर बल लगता है बाहर की ओर, और दीवार के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। शॉर्ट में कहा जाए तो गैस के अणुओं की गति अनियमित जो होती रहती है सतत, जिन पर गुरुत्वाकर्षण बल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नगण्य होता है, चारों दीवारों पर समान दाब पड़ता है। टक्कर के कारण ये दाब पड़ा करता है। और इस दाब के लिए हमने एक सूत्र निकाला था, P बराबर 1/3 mn/v × v² बार। चूंकि अणु सतत गतिशील हैं, किसी समय किसी अणु के वेग के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अणुओं के वेग के वर्ग का औसत मान निकाला गया है। गैस दाब के लिए व्यंजक हमने निकाला 1/3 mn/v × v² बार। 1/3, अगर हम 1 मोल गैस की बात करें, बर्तन में 1 मोल गैस हो, यानी m ग्राम गैस हो। 1 मोल मतलब उतने ग्राम जितना कि उसका अणुभार हो। तो 1/3 कुल गैस का द्रव्यमान m × n, कैपिटल M हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल गैस है कुल द्रव्यमान। तो m × n, n अणुओं की संख्या है, m एक अणु का द्रव्यमान है, v² बार बरा। अब यहाँ 2 से हमने गुणा और 2 से भाग अगर कर देंगे तो देखिए ये 2 और m और v², 1/2 mv² बार। m कुल द्रव्यमान है, v² बार वेग के वर्ग का औसत मान है। तो एक तरह से ये गतिज ऊर्जा हो गई। तो 1 मोल गैस की गतिज ऊर्जा, 1 मोल गैस द्रव्यमान ये हो गया और अणुओं का वेग ये हो गया। तो ये 1/2 mv² बार बच गया, ये 2 और ये 3 और ये v, तो 2/3 E/v। E है 1 मोल गैस की गतिज ऊर्जा। E का मान निकालना चाहें तो 2/3 इधर चला जाएगा, 3/2 PV हो जाएगा। PV बराबर RT होता है। 1 मोल गैस के लिए P बराबर RT होता है। कहीं PV कहीं RT क्यों लिख देते हैं? क्योंकि किसी भी गैस की अवस्था को PVT के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो जहां जिस तरह के आंकड़े दिए हुए हों, जिस तरह के फॉर्मूलों की जरूरत हो, उसी तरह से परिवर्तन करके लिख लेते हैं। RT मतलब Rn के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, n एवोगैड्रो संख्या है, 6.022 × 10⁻23, और ये 1.38 × 10⁻−23, और R का मान होता है 8.31। मात्रक वगैरह सूत्रों से निकाल लेते हैं। तो 3/2 NKT ये 1 मोल गैस की गतिज ऊर्जा हो गई। और एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा निकालनी हो तो एक अणु मतलब 1 मोल गैस में n अणु होते हैं, तो n से डिवाइड करेंगे तो एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा आ जाएगी E/n, 3/2 KT। देखिए इसको हमने औसत कहा है, इसको हम केवल गतिज ऊर्जा कह रहे थे, क्योंकि ये सभी अणुओं की है और औसत मतलब किसी एक अणु की है।
क्योंकि एक अणु लगातार गतिमान रहता है, टक्कर होती है, ठहरता भी है, गति की दिशा भी बदलती है, तो एक अणु की केवल औसत गतिज ऊर्जा ही निकाली जा सकती है। तो 3/2 kT। अभी हम इसे आगे और यूज करेंगे। यह है 3 गुणा 1/2 kT, और देखेंगे ये 1/2 एक विशेष चीज होती है। अभी इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। यहां सिस्टेमेटिक नॉलेज का मतलब यही है कि एक चीज जो आपने पढ़ ली है वो आपकी स्मृति में होगी तो तभी अगली चीज समझ में आएगी, वरना अगली चीज समझ में नहीं आएगी। गैस, अब देखिए पीवी बराबर 1/3 mv² है, जिसे यहां v की गुणा कर दें 1/3 mv² बार, और पीवी बराबर RT होता है, तो v² का मान हुआ 3RT/m। और इसका अगर वर्गमूल करते हैं, हम स्क्वायर रूट करते हैं, तो ये वर्गमूल, तो ये देखो क्या हो जाएगा, वेग का, अणुओं के वेग के वर्ग का औसत मान और फिर इसका वर्गमूल, इसे कहते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। वेग के वर्ग का औसत मान और तब इसका वर्गमूल। वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है वर्ग का औसत लेकर, और ये √3RT/m हो जाएगा। तो देखिए VRMS, ये जो वेग के वर्ग का औसत मान हम ले रहे थे, ये वास्तव में VRMS का ही स्क्वायर है, √3RT/m। 3 कांस्टेंट नंबर है, R गैस कांस्टेंट है, M किसी एक गैस का अणुभार कांस्टेंट होता है, तो इसलिए VRMS समानुपाती √T हो गया। VRMS समानुपाती √T। और देखो अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें, E की बात करें, 3/2 NKT, N भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, चाहे यहां से कहें ये सब कांस्टेंट है, तो एक मोल गैस की गतिज ऊर्जा कहिए या एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा कहिए, ये सब E समानुपाती T होती है, क्योंकि यहां भी T के समानुपाती है। ये सारी राशि कांस्टेंट है, कांस्टेंट और बराबर का चिन्ह मतलब एक समानुपाती निशान, यानी इस कांस्टेंट की गुणा तो करके आ जाएगी ऊर्जा, लेकिन ताप का महत्व हो गया। ताप 2 गुना करेंगे ये 2 गुना हो जाएगी, ताप 4 गुना करेंगे 4 गुनी हो जाएगी। तो समानुपाती चिन्ह एक सामान्य सी बात हो गई कि E समानुपाती T। चाहे एक मोल गैस की गतिज ऊर्जा की बात करें, एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा की बात करें, ये सब परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, और अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये डेरिवेशन छोटे छोटे हैं, आते हैं अलग अलग से, बस बेसिक चीजें आपको तैयार हो तो ये सारी चीजों के आंसर फिर आपका माइंड देगा। जैसे हमने यहां लिखा VRMS समानुपाती √T। अगर 2 ताप दिए हो तो एक तरह से V1/V2 बराबर √T1/T2 हो जाएगा। जैसे यहां लिखा E समानुपाती T, इसका मतलब हुआ अगर 2 स्थितियों के लिए लगाएं तो E1/E2 बराबर T1/T2। तो ये एक कॉमन चीज हो गई। जब प्रयास करेंगे तो ये सारी चीजें आपके माइंड का हिस्सा हो जाएंगी। शांत धैर्यपूर्वक इन चीजों को देखें। अब देखिए एक नई जानकारी है, ऊर्जा का समविभाजन नियम। गैसों के अणुओं की बात कर रहे हैं। समविभाजन मतलब समान रूप से विभाजित होना, समान रूप से बटा हुआ होना। ऊर्जा समान रूप से बटी हुई होती है गैस के अणुओं में। किस तरीके से? यही एक अध्ययन एक नियम के रूप में बनाया गया। जैसे यहां क्या कहा गया है कि निकाय की सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती है। जो कुल आंतरिक ऊर्जा है वो सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती है। स्वतंत्र कोटि का जिक्र हमने पहले भी किया था। कोई भी अणु
कितनी स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, उसमें कितनी स्वतंत्र गतियां स्वतंत्र रूप से हो सकती हैं, उसकी कुल एनर्जी किन किन गतियों के किन किन तरह की गतिविधियों में बटी हुई हो सकती है, जैसे कंपनिक गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा। तो ये सब स्वतंत्र कोटियां होंगी। अभी चर्चा करेंगे इसकी और डिटेल में। प्रति अणु औसत आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा 1/2 kT होती है, यानी एक अणु की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से संबंधित ऊर्जा 1/2 kT होती है। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F कहें हम, किसी गैस के अणुओं की स्वतंत्र कोटि F हो, तो 1/2 F गुना, ये F गुना हो जाएगी। देखिए N गुना F लिखा है, एक अणु की 1/2 kT हो गई, एक मोल गैस में n अणु होते हैं इसलिए n गुनी हो गई, और एक अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम F होती है इसलिए F की गुना हो गई। तो कुल आंतरिक ऊर्जा एक मोल गैस की 1/2 kT गुना F गुना n, ये हो जाएगी। और n और k इसको मिलाकर R कहते हैं, तो 1/2 F R और T, 1/2 FRT। तो आदर्श गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा एक मोल गैस की 1/2 FRT होती है। जैसे अगर हम यहां du/dt करें, तो du/dt मतलब डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t, 1/2 FR आ जाएगा चूंकि t का 1 होगा। तो ये du/dt 1/2 FR ये CV होता है। अब CV क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए, इससे पहले जानकारी है। स्थिर आयतन पर अगर ऊष्मागतिक निकाय को परिवर्तित किया जाता है तब आयतन नियत है तो कार्य 0 हो जाता है। कार्य 0 होगा तो डेल्टा U बराबर Q हो जाएगा, और Q का मतलब CM डेल्टा T होता है। C मतलब CV, M मतलब एक मोल गैस, डेल्टा T ताप में परिवर्तन, तो Q बराबर CV डेल्टा T होता है। और Q बराबर CV dt मतलब CV बराबर Q बाई, और Q और डेल्टा U समान हो गए तो इसलिए ये डेल्टा U हो जाएगा, तो डेल्टा U बटे डेल्टा T बराबर C। तो इसी तरीके से हमने du/dt किया और ये CV के बराबर होता है, तो CV 1/2 FR हो गया। और CP का मान CV प्लस R होता है, मेयर का सूत्र हमने निकाला था, CP माइनस CV बराबर R होता है, तो यहां से CP का मान निकाल लेंगे और CP/CV करेंगे तो भाग देंगे और ये गामा आ जाएगा। निकालना आना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा।